नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, जिसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। पूरी अयोध्या या यूं कहें कि पूरा देश राममय हो चुका है। सभी में खुशी है। आखिरकार सालों पुराना सपना साकार हुआ और तमाम देशवासी भी इस ऐतिहासिक दिन का गवाह बनने के लिए अयोध्या आना भी चाहते हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उन सब का दिल तोड़ दिया है। जी हाँ, ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कल रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंचे थे। यहाँ पर उन्होंने रोड शो किया, कई योजनाओं का उद्घाटन करते हुए जनसभा को संबोधित किया और इसी दौरान उन्होंने लोगों से अपील की कि 22 जनवरी को अयोध्या न आए, बल्कि अपने घर में ही दिवाली मनाएं। वो कह रहे हैं कि 22 जनवरी को विधि पूर्वक कार्यक्रम हो जाने के बाद 23 जनवरी से ही अयोध्या आए और जो है ये सारा कार्यक्रम आप विधि पूर्वक संपन्न होने दे। तो जाहिर तौर पर इससे तमाम देशवासियों का दिल ही टूट गया है। पहले वो बयान सुनिए, फिर आगे की चर्चा करते हैं। मैं पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं। अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। लेकिन साथ ही मेरे सभी देशवासियों से एक करबद्ध प्रार्थना और भी है। हर किसी की इच्छा है कि 22 जनवरी को होने वाले आयोजन का साक्षी बनने के लिए वो स्वयं अयोध्या आए। लेकिन आप भी जानते हैं कि हर किसी का आना संभव नहीं है। अयोध्या में सबका पहुंचना बहुत मुश्किल है और इसलिए सभी राम भक्तों को, देश भर के राम भक्तों को, उत्तर प्रदेश के विशेष करके राम भक्तों को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम के साथ प्रार्थना है, मेरा आग्रह है कि 22 जनवरी को एक बार विधि पूर्वक कार्यक्रम हो जाने के बाद 23 तारीख के बाद अपनी सुविधा के अनुसार वो अयोध्या आए। तो सुना आपने कि क्या अपील कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। इन्हीं सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं संजय शर्मा सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी तो जाएंगे 22 जनवरी को और सारा फोकस उन्हीं पर होगा, लेकिन उन्होंने देशवासियों का दिल जरूर तोड़ दिया है। जो कुछ लोग जाना चाहते थे वहां पर, इस ऐतिहासिक दिन का गवाह बनना चाहते थे, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, ये अपील तो मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा इतनी ज्यादा होती है कि किलोमीटर तक आपकी बैरिकेडिंग लगा दी जाती है, आसपास कोई फटक नहीं सकता उनके। तो फिर वो भीड़ जो होती है, अगर मान लीजिए 22 जनवरी को ज्यादा भीड़ आ जाती है तो वो सुरक्षा व्यवस्था बाधित हो सकती है और कहीं ना कहीं उन श्रद्धालुओं को भी परेशानी हो सकती है जो आते हैं दर्शन करने के लिए। तो ये अपील ठीक है। और प्रधानमंत्री की सुरक्षा तो इतनी अचूक होती है निधि जी, जब वो प्रधानमंत्री निकलते हैं तो 2-3 किलोमीटर तक की सड़क ब्लॉक होती है, लेकिन वो पता नहीं एक एम्बुलेंस कहाँ से चंद्र ग्रह से आ जाती है, सूर्य ग्रह से आ जाती है कि वो एम्बुलेंस आ जाती है। उस एम्बुलेंस को पता नहीं कैसे वो सब लोग देखते हैं कि ये प्रधानमंत्री का काफिला जा रहा है तो एक एम्बुलेंस आनी है। फिर वो एम्बुलेंस कल भी आई थी ना। हाँ, तो एक एम्बुलेंस परमानेंट शिफ्ट है कि एक एम्बुलेंस आनी है, फिर वो एम्बुलेंस आएगी, फिर प्रधानमंत्री जी कहेंगे अरे एम्बुलेंस आ रही है, फिर हट जाओ। कि कोई सिक्योरिटी उस एम्बुलेंस को चेक नहीं करती है, उस एम्बुलेंस में बैठा कौन है, आदमी है, मरीज है, आतंकवादी है। तो ये जो राम गोपाल वर्मा की पिक्चर आती थी उसके कुछ किरदार फिक्स होते थे। शोले का गब्बर सिंह फिक्स है, तो ऐसी प्रधानमंत्री जी की एम्बुलेंस फिक्स है कि एक नाटक होना है, फिर रंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी, रूपका लियाकत
वो कल आकर तो मैंने गलती से कह दिया, बेचारी आजकल नौकरी तलाश कर रही है, नौकरी में है नहीं कहीं। लेकिन बाकी अंजना ओम कश्यप, वसुंधरा चौधरी, देखिए प्रधानमंत्री जी ने अपनी गाड़ी रोककर एम्बुलेंस को रास्ता दिया, ये है प्रधानमंत्री जी की उदारता, इसे कहते हैं 56 इंच का सीना, एम्बुलेंस को निकलने दिया। ये एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है एम्बुलेंस की, तो उस एम्बुलेंस के अलावा तो किसी को और अलाउ होता नहीं है। तो ये अपील तो ठीक है भैया, मत आओ 22 तारीख को। दूसरा डर है, अगर सबको आने को कह दिया, लोग नहीं आए तो प्रधानमंत्री जी के मन की बात लोगों ने सुनना बंद कर दिया है। सुना है जेपी नड्डा जी होटल में बैठ के लखनऊ में कहीं मन की बात सुन रहे हैं, लेकिन वो फिर कहा गया या प्रधानमंत्री जी को पता चला कि उनके मन की बात सुन नहीं रहे हैं, उनके ही नेता नहीं सुन रहे हैं, तो ये कहा गया मन की बात सुनते हुए फोटो खींचिए और सेल्फी भेजिए, सेल्फी लोड करिए। तो मुझे पता चला कि लोग मन की बात सुनते हैं, म्यूट करके सुनते हैं, फोटो खींच लेते हैं और भेज देते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात इतनी कर दी है, लोगों के मन की बात सुनना इतना बंद कर दी है कि लोग अब उनको म्यूट करके देखने लगे हैं कि फोटो खिंचवाना है भैया, नेतागिरी करनी है तो फोटो तो भेज दो लेकिन आवाज म्यूट कर दो। असल में आज मैं हेडिंग देख रहा था अखबारों की, उसमें लिखा है मोदी की अयोध्या गारंटी। तो मुझे कल मैंने शो किया था, मैंने बताया था कि कितने करोड़ रुपया एक दिन में मीडिया को दिया गया है कि आपको स्तुति गान लिखना है। मोदी की अयोध्या गारंटी सुन के मैं डर गया। मुझे 2014 की वो गारंटी याद आ गई मोदी जी की कि हर खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। फिर मुझे एकदम वो दूसरी गारंटी याद आई कि हर व्यक्ति के सर पर छत होगी 2022 तक। अभी कल सुमित बहुत बढ़िया फोटोग्राफर है हमारे, मैंने ट्वीट किया है फोटो, लखनऊ का फोटो है, एक बेंच पे बेचारा कंबल ओढ़ के एक आदमी सो रहा है, रहने के लिए जगह नहीं है, दिसंबर की रात में, जहां सरकार करोड़ों रुपया केवल इवेंट पे खर्च कर रही है, वही राजधानी लखनऊ में ठिठुरती हुई ठंड में लोग ऐसे खुले आसमान के नीचे बेंचों पर सो रहे हैं। सुमित ने फोटो खींची है, हमारा बहुत शानदार फोटोग्राफर है, हमने ट्वीट करी है। फिर मुझे तीसरी गारंटी याद आई कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। आंकड़े आए हैं कि लगातार नौकरियां कम हो गई, 2 करोड़ और कम हो गई है, मिलना तो दूर की बात है। फिर मुझे गारंटी याद आई कि किसानों के खाते में दोगुनी पैसे आएंगे और दुगनी उनकी इनकम हो जाएगी। फिर मुझे याद आया कि मैं तो गांव में जा रहा हूँ, किसान बड़ा बेहाल है। फिर मुझे ऐसी तमाम गारंटियां याद आई। तो फिर मुझे याद आया, हेडिंग देखा है मोदी की अयोध्या गारंटी। मैंने प्रभु राम, आपका कौन सा भगवान कल्याण करेगा, आप तो खुद ही राम है। फिर मुझे याद आया कि रामचंद्र जी की भी गारंटी ली है मोदी जी ने। एक फोटो हुआ, रामचंद्र जी छोटे से हैं, मोदी जी बड़े से हैं, तो मोदी जी रामचंद्र जी की उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं और भक्त जो है वो 2-2 रुपए वाले टोल को नारा लगाते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो मुझे लगा ये गारंटी भी है कि रामचंद्र जी को भी मोदी जी लाए हैं। तो मोदी जी देवताओं के देवता हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, जेपी नड्डा जी ने, दुनिया की सबसे कथित बड़ी पार्टी है उसके अध्यक्ष ने कहा कि मोदी जी देवताओं के देवता हैं। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो सर्वे सर्वा हैं चंपत राय जी, जिन पर खुद जमीन घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा है, वो कहते हैं मोदी जी भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो ऐसे महान लोगों के महान देवता कह रहे हैं 22 को मत आइए, तो भैया 22 को मत जाइएगा, 23 को चले जाइए, देवताओं के देवता का फरमान है। और निधि जी पूछ रही हैं तो वैसे भी मत जाइए निधि जी। जी। लेकिन सर, क्या आपको लगता है कि ये राम मंदिर में आखिर दलित समाज की भागीदारी कहाँ है? क्या इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाना चाहिए था? क्या यहाँ पर जिस तरह से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का उस समय पर अपमान किया गया था, उन्हें ना बुलाकर, अब फिर से वही किया जा रहा है? आखिर उन्हें इनवाइट क्यों नहीं किया गया है? निधि जी कैसी बातें कर रही हैं आप? दलितों को मंदिर में घुसने का अधिकार किसने दे दिया? दलित मंदिर में जाएंगे? जब विरोध होगा तो किसी एयरपोर्ट अधिकार की बातें तो होती है, बाबा, ये केवल कागजों में होती है, संविधान में है। भारतीय जनता पार्टी के संविधान में नहीं है निधि जी। जब ज्यादा हंगामा होगा तो एयरपोर्ट का नाम रख दिया जाएगा महर्षि वाल्मीकि पे। आपने असम के मुख्यमंत्री का ट्वीट नहीं देखा? असम के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है जो दलित समाज को, शूद्र समाज को, पिछड़े वर्ग को इतना आहत और अपमानित करने वाला है। मैं बड़ा हैरान हूं कि असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? पूरे देश के डिलीट करके भाग गए सर। जब हंगामा हुआ, पूरे दलित समाज ने चेतना, इतनी चेतना नहीं, आप दलित को गाली देंगे, दलित चेतना में इतना विकास हो गया है। जब सोशल मीडिया पे दलितों ने पूछा कि तुम्हारे दिल में हमारे लिए इतनी इज्जत बची है, तो मुख्यमंत्री जी ट्वीट डिलीट करके भाग गए। लेकिन ट्वीट तो है। ऐसे हजारों मुकदमे हुए हैं इस देश में, अगर ट्वीट किसी ने गलत किया है तो उस पर मुकदमा हो गया है।
तो फिर असम के मुख्यमंत्री पे होना चाहिए। उन्होंने ट्वीट करके दलितों के अपमान के लिए गीता का हवाला देके दलितों के अपमान की बात कही है। और आप कह रही दलित वहां पे क्यों नहीं गए? 5 लोग गर्भगृह में पूजा करेंगे ऐसा जानकारी मिली है। मेरी जानकारी के मुताबिक उसमें एक राष्ट्रपति है नहीं, कल्पनाओं में है। मैंने सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन है नहीं। राष्ट्रपति आदिवासी तो है नहीं। उसमें प्रधानमंत्री जी होंगे, उसमें राज्यपाल होंगी, उसमें मुख्यमंत्री जी होंगे, उसमें मोहन भागवत होंगे और उसमें मुख्य पुजारी होंगे। अब मोहन भागवत किस हैसियत से उसमें होंगे? क्या हैं वो? इस देश के किसी संवैधानिक पद पर हैं क्या मोहन भागवत? उनकी क्या स्थिति है? वो क्यों बैठेंगे वहां पे? वो इसलिए बैठेंगे क्योंकि संघ जो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व करता है। एक रज्जू भैया को छोड़ दीजिए तो आज तक कोई संघ प्रमुख गैर ब्राह्मण नहीं हुआ है। वहां से शुरुआत करनी चाहिए ना। संघ बहुत सामाजिक समरसता की बात करता है, दलित के संग खिचड़ी खाने बैठ जाता है कि सामाजिक एकता का परिचायक है, दलितों के बस्ती में चला जाएगा। अरे भाई, संघ प्रमुख दलित बनाओ ना। क्यों नहीं बनाते दलित? मंदिर के गर्भगृह में एक दलित बैठ जाएगा तो आपके स्वाभिमान पर चोट लग जाएगी। क्यों नहीं राम मंदिर का मुख्य पुजारी दलित होता? समाज को संदेश दिया जाता कि भगवान की पूजा करने वाला दलित है। मैंने योगी सरकार में मिनिस्टर रहे हैं निषाद जी, संजय निषाद, मैंने उनसे सवाल किया। वो कह रहे थे निषाद समाज तो भगवान राम के दोस्त रहे हैं। निषादों की सबसे ज्यादा दोस्ती थी राम जी से। केवट जी, केवट का उदाहरण है। मैंने कहा जब भगवान राम के इतने बड़े दोस्त थे तो एक सामाजिक समरसता की एक सबसे बड़ी पहचान स्थापित करनी चाहिए थी। राम मंदिर का मुख्य पुजारी दलित बनाया जाना चाहिए था। लेकिन इनके यहाँ दलित कागजों पर होते हैं। दलितों का सम्मान कागज पे होता है। उनके संग खिचड़ी खा लेंगे, बड़े बड़ी बातें कर लेंगे, लेकिन जब पूजा अर्चना की बात होगी तो राम मंदिर के गर्भगृह में दलित कोई चला जाएगा तो ब्राह्मण नाराज हो जाएंगे। कल सर कैसी बात कर रहे हैं आप? कल तो प्रधानमंत्री जी दलित महिला के घर में गए थे, चाय पी थी, उसके साथ खूब बातें भी की थी। ऐसे तमाम भाजपा नेताओं के उदाहरण सामने आए हैं और कई बार खबरें छपी हैं कि दलित नेता के घर गए हैं तो बर्तन अलग से लाए गए हैं और फिर वो स्टोरी बनाई गई है, फिर बाकी डेटॉल से हाथ धोए हैं। दलित के घर चाय गए और मीडिया ने कहा अचानक चले गए। अचानक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी जिस तरह नाटक के संग घुस रहे हैं, वो क्या दिख रहा है? जो महिला बोल रही है उसकी आवाज इतनी क्लियर आ रही है। ऐसा कौन सा कैमरा लगा हुआ था कि प्रधानमंत्री जी उससे बोल रहे हैं और वो चाय पी रहे हैं? आवाज आ रही है। मैं तब मानता प्रधानमंत्री जी दलित महिला के घर चाय पी के सम्मान करने गए हैं जब कैमरा लेके नहीं जाते। तब अचानक चले जाते, फोटोग्राफर बाहर रोक देते। प्रधानमंत्री जी का दलित के घर में जाना एक नौटंकी, एक नाटक के अलावा कुछ नहीं है। एक दलित का अपमान है। आप 10-10 कैमरे लेके उसके घर जा रहे हैं, उसकी गरीबी दिखाना चाहते हैं, आप शो करना चाह रहे हैं। ये कैसा दलित प्रेम है? आप दलित के घर कैमरा लेके फोटोग्राफी कराने के लिए, एक स्क्रिप्ट लिखने के लिए गए हैं? बिना कैमरे के दलित के घर तो अपनी योजनाओं का बखान भी करने गए थे। उसने कहा कि हमें आवास, आपका ही आवास मिला है और हमें गैस सिलेंडर कल ही मिला है, हमें बिजली मुफ्त मिली है। तो इन सारी चीजों को दिखाने के लिए शायद प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे थे। निधि जी, मैं तब मानता जब बिना कैमरे के, बिना वीडियोग्राफी के प्रधानमंत्री दलित के घर जाके बात करते। प्रधानमंत्री जी को बिना कैमरे के, बिना फोटोग्राफी के चैन नहीं पड़ता है। वो केदारनाथ में जाते हैं, ध्यान लगाते हैं, भगवान बाबा भोलेनाथ की गुफा में जाते हैं तो वहां भी कैमरामैन साथ में होता है। उनको आवाज आनी चाहिए उनके कानों में, मोदी मोदी मोदी। मुझे तो लग रहा है वो अपने कमरे में जिसमें सोने चाहते होंगे वहां पर उन्होंने एक साउंड का सिस्टम लगाया होगा, तो सोने से पहले आवाज आनी चाहिए मोदी मोदी मोदी, तो उनको नींद आती होगी। ये दलित प्रेम है। कैमरे लेके फोटोग्राफी करके महिला का अपमान कर रहे हैं, उसकी गरीबी दिखा रहे हैं। ये दलित प्रेम है कि सिर्फ और सिर्फ नौटंकी है। उत्तर प्रदेश के दलितों में जो गुस्सा है, उत्तर प्रदेश के दलितों में जो अपमान है, उत्तर प्रदेश के दलितों में जो क्रोध है, उसको निपटाने के लिए प्रधानमंत्री जी अयोध्या में दलित के घर गए हैं। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे की उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की संभावना, मायावती का इंडिया गठबंधन में आने का संकेत, इसने प्रधानमंत्री जी की नींद उड़ा दी है कि दलित गए और कुर्सी गई। कुर्सी बचाने के लिए दलितों के घर चाय भी पिएंगे, खाना भी खाएंगे, उनके पैर भी धोएंगे और फिर कुर्सी कहीं वैसे ना चले जाए जैसे मामा जी शिवराज मामा ने दलितों के पैर छुए, कुर्सी गई, आदिवासियों के पैर छुए, कुर्सी गई। तो ये दलितों का प्यार जो है वो सिर्फ नाटक है। और मैं तब मानूंगा जब राम मंदिर का मुख्य पुजारी दलित बने। इस देश में इससे अच्छी बात कोई दूसरी हो नहीं सकती।
जी, बिल्कुल ठीक बात है सर। और एक और खबर आजकल खूब ज्यादा चर्चा में है कि प्रधानमंत्री मोदी हर रेलवे स्टेशन पर अपना एक कटआउट लगवा रहे हैं। मोदी सेल्फी पॉइंट बन रहा है, सभी उसके साथ फोटो खिंचाएंगे और उसमें लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन एक तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हो रही है कि उसी कटआउट के सामने, उसी सेल्फी पॉइंट के सामने जो तमाम लोग हैं वो ठिठुरते हुए देखे जा रहे हैं, जमीन पर लेटे हुए हैं, सो रहे हैं। सारे जो पैसेंजर्स है उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इसी को लेकर विपक्ष भी घेर रहा है। राहुल गांधी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने ये लिखा भी है कि गरीब की सवारी, भारतीय रेल के हर वर्ग का किराया बढ़ाया गया, किराए में बुजुर्गों को मिलने वाली छूट तक खत्म कर दी गई, प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ाए गए, निजीकरण के द्वार खोल दिए गए। जनता की मेहनत की कमाई से निचोड़ा जा रहा ये पैसा क्या सेल्फी स्टैंड बनाने के लिए था? भारत की जनता को क्या चाहिए? सस्ता गैस सिलेंडर और सुलभ रेल यात्रा, या फिर शहंशाह के बुत के साथ तस्वीर? तो ये तस्वीर जो है काफी ज्यादा वायरल हो रही। तो क्या लगता है सर, केवल राम मंदिर ही सबसे बड़ा मुद्दा है, क्या गरीब भी मुद्दा नहीं है जिस तरह का ये सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं? नीति जी, बड़ा सस्ता, आप बड़ा गलत आरोप लगा रही है। बड़ा सस्ता सेल्फी पॉइंट बनाया गया। केवल मेरी जानकारी के मुताबिक सिर्फ 6.5 लाख का एक पॉइंट है सेल्फी पॉइंट, और हजारों सेल्फी पॉइंट बनाए गए, यानी करोड़ों रुपया प्रधानमंत्री जी की सेल्फी में खर्च होगा। आप लिख के रख लीजिएगा, जहां तक मेरी जानकारी है, आरटीआई में पूछ लीजिएगा, ये सेल्फी पॉइंट करोड़ों के ठेका किसी गुजराती भाई ने लिया होगा। ये तय है कि कोई गुजराती का इसके पीछे दिमाग होगा। जितने बड़े ठेके होते हैं उसमें गुजराती भाई जिंदाबाद होते हैं। हम शो भी कम करेंगे आज इस पे, हम शो का नाम ही ये रखेंगे, पैसा कमाएगा गुजराती भाई, घंटा बजाएगा यूपी का भाई। तो ये ठेके हैं गुजरात के, ठेके होंगे गुजरात के। देश की जनता, 80 करोड़ जनता को 2 वक्त का राशन दिया जा रहा है। इसका इतना बुरा हाल है, ठंड में उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। जाने कैसे आज तक की एंकर ने इतनी हिम्मत दिखा दी, श्वेता ने, उन्होंने उसका छोटा सा कट वायरल हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में बच्चे ठंड में स्कूल जा रहे हैं, उनके पास अभी तक स्वेटर नहीं मिले हैं उनको। इस देश में नेताओं की अय्याशी के किस्से हमने बहुत सुने थे। देखिए, कोरोना काल में एक राजा अपने अहंकार के कारण हजारों रुपए की सेंट्रल विस्टा बनाता है। एक राजा अपने लिए हजारों करोड़ का जहाज खरीदता है, और ये राजा तब करता है जब देश की 80 करोड़ लोगों के पास 2 वक्त का राशन भी नहीं है। ये आज़ादी का अमृत काल है निधि जी। इस अमृत काल को ऐसे ही मनाया जाएगा। अंबानी अडानी माला माल होते जाएंगे, गरीब बेहाल होता जाएगा। ये देश इसी हाल में रहने को अब शब्द है, क्योंकि राजा को अब जनता की चिंता नहीं है। जी, बिल्कुल ठीक बात है सर, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका सारी जानकारियां देने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से राम मंदिर को लेकर तमाम तामझाम किए जा रहे हैं, तमाम तैयारियां की जा रही हैं, और मोदी जी ने तो अब मना भी कर दिया है कि 22 जनवरी को अयोध्या ना आए। ठीक बात है, आप घर में ही दिवाली मनाएं, और एक टास्क फिर से दे दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने सभी देशवासियों को। और दूसरी ओर एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं जो उनके ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं, किस तरह का रोड शो है आप देख सकते हो। और दूसरी ओर वहीं पर एक गरीब जो है वो चिता के बगल में लेटा हुआ है, इसलिए क्योंकि उसे सर्दी लग रही है। तो आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। कैसी लगी आपको ये चर्चा, में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और ज्वाइन भी। नमस्कार।